बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चूँकि संडे है तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ और अपने व्यूअर्स के साथ, मोहतरम व्यूअर्स के साथ एक सच्चा वाक़या शेयर करना है कि पाकिस्तान क्या था। मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है कि जिन लोगों ने बनाया, जो लोग वहाँ से आए, तो आप उनसे कदर पूछें। आज हमने अल्ताफ़ कुरैशी साहब ने एक 11 साल बच्ची ज़ैनब का सच्चा वाक़या बयान किया है कि वो किस तरह पाकिस्तान पहुंची। आपने अगर दिलचस्पी ली तो आपको पाकिस्तान का मतलब समझ में आएगा, तो इंशाल्लाह वो आपको सुनाऊंगा। इसके अलावा जो है ना, वो गंडापुर और फवाद चौधरी, आज खान साहब बरस पड़े जेल में इन पर। ये मैं हालांकि पहले वीलॉग में जिक्र कर चुका हूँ, ये भी आपको बताता हूँ। और खतने, कंबल, तीसरा गियर और जो है ना वो फाइलर, हमारे विचले ज़राए बता रहे हैं कि अगर आपका बेटा हुआ है तो आप उस वक्त तक खतने जो है ना वो नहीं करा सकेंगे जब तक आप फाइलर ना हो जाएं, क्योंकि वज़ीरों की तनख्वाह जो है ना वो बड़ी है नई, तो खतने कराने से पहले आपको फाइलर बनना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा नुमाइंदा कहता है कि अगर आप फाइलर नहीं हैं तो रात को जो है ना वो 9 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक आप अपने पैरों पर कंबल नहीं डाल सकेंगे या रज़ाई नहीं डाल सकेंगे। इसके लिए पहले फाइलर होना ज़रूरी है, क्योंकि स्पीकर की भी तनख्वाह बड़ी है। और तीसरे नंबर पे ये कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपने तीसरा गियर नहीं लगाना, यानी तीसरा गियर सिर्फ वो लगा सकता है जो फाइलर है, क्योंकि जो है ना वो पार्लिमानी कमेटियों के जो सरबराह हैं तो उनकी जो है ना वो तनख्वाहें बड़ी हैं। तो ये बहरहाल मेहरबानी करनी है, आपको वार्निंग है कि ये 3 काम आपने उस वक्त करने हैं जब आप फाइलर बन जाएं। अब आते हैं अडयाला जेल। मैंने एक वीलॉग में कहा था कि अली अमीन गंडापुर जब मोहसिन नकवी को मिले और उनकी बातें खिली और जिस तरह उन्होंने जफ्फियाँ डाली मोहसिन नकवी को, तो वर्करों के दिल काफ़ी दुखे, क्योंकि मोहसिन नकवी आप जानते हैं अच्छी तरह, ये शख्स मास्टरमाइंड था इस्लामाबाद और डी चौक मैसेकर का, कत्लेआम का। इसने पहले धमकियाँ दी, इससे पहले भी PTI वर्करों के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ होता रहा पूरे मुल्क में, चाहे वो संजानी हो चाहे वो लाहौर हो, तो उसका जिम्मेदार ये शख्स है, क्योंकि ये वज़ीर दाखिला है। और फिर इमरान खान ने जेल में कहा कि अगर बाज़ लोग कह रहे हैं जी वो CM है तो उसकी मजबूरियां हैं, ये बात हम भी मानते हैं कि वो CM है, उसकी मजबूरियां हैं, लेकिन दांत निकालना तो उसकी मजबूरियां नहीं है, जफ्फी डालना तो उसकी, ये तो सरकारी उसमें नहीं आता कि आप जफ्फी डालें या तस्वीरें उतरवाएं। तो इमरान खान ने आज 2 बंदों पर जो है ना वो काफ़ी गुस्सा किया है। एक है फवाद चौधरी, कि फवाद चौधरी जो है वो PTI का तर्जुमान बनने की कोशिश न करें। वो TV पे बैठते हैं तो ऐसा तासुर देते हैं कि वो PTI के तर्जुमान हैं, वो अपनी ज़ाती हैसियत में जो मर्जी है कहें, लेकिन PTI से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बाहर आऊँगा, वर्करों से पूछूंगा कि किसको वापस लेना है, किसको वापस नहीं लेना, ये फैसला जो है वो वर्कर करेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौड़ सबको याद है, जिस तरह वो बंदा दौड़ के गया। और दूसरा गंडापुर, उन्होंने कहा कि गंडापुर को मैं वार्निंग तो नहीं दे रहा, लेकिन गंडापुर पे मैं तनकीद ज़रूर कर रहा हूँ कि गंडापुर को इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर आपको पता है कुर्सी का जो नशा है, कुर्सी की जो चस है, तो वो तो बहुत ज़्यादा है ना, हालांकि गंडापुर के पास पूरे इख्तियारात भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सुबह अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ गंडापुर पर, तो शाम तक वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, शाम तक वो तब्दील हो जाएंगे। बहरहाल, और दूसरी जो अहम तरीन बात ये है वो ये कि इमरान खान ने जो है वो इतवार की शाम से वो सिविल नाफरमानी का जो ऐलान था वो कर दिया है। ये ऐलान पहले मरले में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है कि वो अपने जो रेमिटेंसेस हैं, जो तरसीलात ज़र हैं, वो कम से कम भेजें और ज़रूरत के मुताबिक भेजें, इन्वेस्टमेंट न करें, ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में न रखें और इनकी सप्लाई लाइन काटें, इन चोरों की, इन डाकुओं की, ये जो पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म कर रहे हैं।
یہ جو عدلیہ کھلواڑ کر رہی ہے، اور پھر جو ہے نا آئینی بینچ کو توسیع دے دی گئی ہے 6 مہینے کے لیے، اور امین الدین خان نے اپنے آپ کو ووٹ ڈالا ہے کہ ہاں جی میں مزید 6 مہینے آئینی بینچ کا سربراہ رہوں گا۔ بہرحال سرکس ہے، لکی رانی سرکس ہے۔ تو یہ آج جو ہے نا وہ جیل کی کارروائی ہوئی ہے۔ گنڈپور پہ بھی خان صاحب نے جو ہے نا وہ برہمی کا اظہار کیا ہے، اور فواد چودھری پر بھی وہ برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مین مدعے پہ۔ یہ پاکستان تھا نا، لوگوں کی یہ حالت تھی کہ جس طرح لوگ مدینے پہنچتے ہیں، یعنی شہاب صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ اس سرزمین پہ اترے تو انہوں نے گرم ریت اتنی اپنی آنکھوں میں ڈال لی کہ ان کو ہسپتال داخل ہونا پڑا۔ تو پاکستان جو ہے نا وہ انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایسا ہی تھا کہ ہم نے مکہ چھوڑ کر اور سرسبز اور ٹھنڈے مدینے میں جانا ہے، جہاں انصار ہوں گے، جو اپنے ہمیں گھر بانٹیں گے، جو کاروبار بانٹیں گے ہمارے ساتھ، جو روٹی بانٹیں گے ہمارے ساتھ۔ لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ 48 میں ستمبر میں جو باغبان ہوگا اس گلشن کا، وہ چلا جائے گا، اور اس کے بعد ہر طرف جو ہے وہ شکاری اپنے پھندے لگا لیں گے اور شکاری شکار کریں گے۔ تو لوگ جو ہے مدینہ سمجھ کر آئے تھے، یعنی پاکستان کو۔ تو آج ایک 11 سالہ بچی کی، میں نے بتایا نا الطاف قریشی صاحب جو ہے وہ ان کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے ایک بچی کا، کہ لوگ کیا سمجھتے تھے اس ملک کو، اور یہ ملک کیا بنا دیا گیا عام لوگوں کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ سنڈے کے لحاظ سے سیاست تو پورا ہفتہ ہماری چلتی رہتی ہے، تو آج آپ کے ساتھ ایک 11 سالہ بچی کی یادداشتیں جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ درد کی تیز لہر، یہ میں نے پہلے بتایا ہے، آپ لوگ میرے تلفظ پہ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک تو میں سرائکی ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، یعنی میں الحمدللہ ان پڑھ نہیں ہوں، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بائیں آنکھ نہیں ہے ہی نہیں، یعنی مجھے گلوکوما ہوا تھا، کالا موتیا، جس کی وجہ سے میری آنکھ ضائع ہو گئی تھی، یعنی اس میں نور نہیں ہے۔ ویسے بظاہر یہ ٹھیک ہے، نور نہیں ہے، صرف رائٹ آنکھ میری کام کرتی ہے۔ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تلفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو ناراض نہ ہوا کریں۔ اب کہانی کی باٹم لائن آپ نے جو ہے نا وہ سمجھنی ہے۔ درد کی تیز لہر، اس کے پورے سر میں بجلی کی طرح کبھی ایک جگہ چمکتی اور کبھی دوسری جگہ، پورا جسم جیسے پتھر کی طرح وزنی ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ چاہ کر بھی اپنے ہاتھوں پیروں کو حرکت نہیں دے سکتی۔ وقت اور درد نے اسے حالات سے یکسر لا تعلق بنا ڈالا تھا۔ آنکھیں بند اور پلکیں سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھیں۔ سامنے بیٹھی پیشانی پر بندیاں لگائے موٹی سی عورت نے دیکھا کہ آنکھوں کے پپوٹوں میں ہلکی سی حرکت ہو رہی تھی۔ 1 ہفتے کی مستقل جان ماری کے بعد اب سر کے زخم سوکھنے لگے تھے۔ تبھی طبیب کی ہدایت پر پٹی اتار دی گئی تھی، اور دیکھنے والے چاہتے تھے کہ اس کی پیشانی سے اوپر نگاہ نہ ہی جائے تو ٹھیک ہے۔ 7-8 سال کا یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اسے لاشوں کے ڈھیر تلے دبا ہوا ملا تھا۔ جانے وہ انسانی لاشوں کا انبار کیڑے مکوڑوں کی طرح وہاں کب سے پڑا تھا۔ کسی کو اس بات پر تعجب بھی نہ تھا کہ انہیں اٹھایا کیوں نہیں جاتا۔ اٹھانے والے بھی ہر دوسری گلی سے مردہ انسانی جسم اٹھا کر تھک گئے تھے، مگر یہ ڈھیر تھا کہ ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ ان لاشوں کی جو باری آئی تو شور اٹھا کہ نیچے دبی ایک بچی میں ابھی بھی سانسیں باقی ہیں۔ ہائے بھگوان، اس کے تو سر میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ ناک پر ساڑی کے پلو کا گولا بنائے روپا دیوی بھی دوسری عورتوں کی طرح آگے بڑھی تو فوراً ہی ابکائی لیتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی، اسے الٹی آ گئی، مگر ذہن میں بجلی کی طرح
कोंदने वाले ख्याल ने उसके कदम जकड़ लिए। जाने क्यों उसे इस लागिर पीप ज़दा वजूद में कशिश सी महसूस होने लगी। सूनी गोद उसे सताती थी तो सूना आंगन जमाने भर को, यानी उसकी गोद सूनी थी, उसके बच्चे नहीं थे। नागेश को तो वैसे ही रूपा के रूप से लेकर स्वभाव तक में कुछ न था जो भाता हो। उसका जो खावन था नागेश, उसमें कुछ नहीं भाता था। उसके पीछे उसके अपने ही धंधे थे जो उसे घर की चौखट से दूर ही रखते। कभी दिनों ना लौट के आता तो कभी हफ्तों के लिए गायब हो जाता। बांझ होने के जुर्म में वो कितनी ही तकरीबात से दूर कर दी जाती। क्या बुरा था कि उसका अकेलापन इस तरह दूर हो जाता। आगे बढ़ते हुए उसने किसी ऐसे की तलाश में निगाह दौड़ाई जिसकी मदद से इस जिंदा लाश को वो वसूल कर ले। अंदाजे के बरखिलाफ उसे कोई मुश्किल पेश न आई, बल्कि समझो उनकी तो मुश्किल आसान हो गई थी। चल रही तू भी बदकिस्मत, मैं भी बदकिस्मत। जमते हुए खून के बीचों बीच से रूपा ने बेजान सी लाश नुमा लड़की को उठाया और अपने कंधे पर डालते हुए बुड़बुड़ाई और आगे बढ़ गई। हजूम में रास्ता बनाने की मुश्किल उसे क्यों पेश आती कि उबकाइयां लेते हुए लोग खुद ही दूर दूर हो गए थे। घर लाकर जो रूपा इस लड़की के साथ मसरूफ हुई तो ऐसी कि महल्ले की औरतें हैरान रह गईं। तन्हाई की मारी रूपा जो पहले सुबह एक तो शाम दूसरी के आंगन में पाई जाती थी, अब हफ्तों किसी को नजर ना आती। जब वो तबीब को बुलावा भेजने के लिए बाहर खेलते किसी बच्चे को आवाज लगाती तब नजर आती और उसकी आवाज भी सुनाई देती। तभी तो दीपक के सर पर अब कुलबुलाते कीड़ों की जगह सूखते जख्म ही रह गए थे और आज पहली बार उसकी आंखों ने पपोटों पे हल्का सा इर्तियाश महसूस हुआ था। उसकी आंखें हिली थीं। पाकिस्तान बनने का ऐलान हो चुका था। फिरोजपुर के मुसलमान इस रमज़ान कोई ईद मनाने वाले थे। यानी एक तो ईद आ रही थी, रमज़ान चल रहा था, दूसरा पाकिस्तान का ऐलान हो चुका था। 7 साला ज़ैनब का पसंदीदा रंग पहले जो भी हो अब तो सिर्फ सब्ज था, गहरा चमकदार सब्ज। माँ जी ने ईद के लिए उसके कपड़े भी अपनी किसी कीमती साड़ी से खुद बनाए थे। चलते फिरते ज़ैनब आपा और भैया नारे लगाते रहते, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? 3 बहन भाई। आपा और भैया रोज जोशो खरोश से मुसलमान रहनुमाओं के बयानात पर तबसरे करते, उनका इलाका पाकिस्तान का ही हिस्सा बने। इसके लिए मुसलमान रहनुमा मुसलसल कोशिश कर रहे थे। महल्ले के मर्द सरे शामी रेडियो के गिर्द घेरा डालकर बैठ जाया करते और किसी फैसले का इंतज़ार करते। फिक्र न कर, मुसलमानों की अक्सरियत है इधर, ये सारा फिरोजपुर गुरदासपुर पाकिस्तान में शामिल होगा, देख लेना। घर वापसी पर सवालिया नज़रों के जवाब में अब्बा जी माँ जी को तसल्लियाँ देते। ये 30वां रोज़ा था और अगस्त की 17 तारीख ज़ैनब टीन का संदूक खोले प्यार से अपने सब्ज रेशमी जोड़े पर हाथ फेर रही थी। बावर्ची खाने से खानों की खुशबू सारे घर में फैलकर रोज़ादारों के नथनों में घुसे चली जा रही थी। माँ जी बार बार कफगीर हाथ में थामे बावर्ची खाने से निकलकर आंगन में आती और बज़ाहिर दुपट्टे के पल्लू से पेशानी और गर्दन पर आया पसीना साफ करती, जबकि इस दौरान नजरें दरवाजे पर जमी रहती। एक हाथ से
ठोड़ी के नीचे वो दुपट्टे को चुटकी में पकड़े दूसरे हाथ में तस्बीह के दाने घुमाते उनके हर कदम से इज़्तिराब ज़ाहिर था। ज़ैनब ने कमरे के दरवाजे से सर निकालकर आपा की बेचैनी देखी और फिर से नए जोड़े पर प्यार से हाथ फेरने लगी। मगरिब का वक्त हुआ ही चाहता था। उसने रोज़ की तरह सहन में दस्तरखान बिछा दिया था और माँ जी की आवाज़ की मुंतज़िर थी कि कब वो उसे चीज़ें पकड़ाने के लिए बुलाएं। खजूर, पानी और पकोड़ों की एक दो किस्में, कहीं आज आखिरी रोज़ा न हो, ये सोचकर आज माँ जी ने जाने किस तरह ये इंतज़ाम कर लिया था। अब्बा और भैया घर में दाखिल हुए। भाईजान उनके पीछे आए। रेड क्लिफ एकॉर्ड के मुताबिक उनका फिरोजपुर, गुरदासपुर सब इंडिया में शामिल हो गए थे। ये खबर किसी को सुनानी नहीं पड़ी, वो तो इनके चेहरों पर रकम थी। आपा का खजूर की जानिब बढ़ता हाथ पहलू में गिरा और माँ जी के चेहरे का रंग फक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? उनका पूरा वजूद ही सवाल बन गया था। ऐसा हो चुका है। अब्बा जी की बेबस नज़रों से जवाब छलका पड़ रहा था। सब खामोश थे। गम और दुख के साए, अंदेशों और वसवसों के अफरीद की सूरत सारे घर पर छा गए थे। खाने की खुशबू पर जाने कहां से खून की महक गालिब आ गई थी। तो क्या हुआ? हम पाकिस्तान जाएंगे। घर आंगन का क्या है, फिर से बन जाएगा। अब्बा की आवाज़ में दबा दबा सा जोश छलकता था। हम पाकिस्तान जाएंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे। सफ़र का सुनकर ही ज़ैनब की खुशी का ठिकाना न था। उसे सफ़र की मुश्किलात का अंदाज़ा ही कब था। दूसरी शवाल का बारीक चांद दुख से दस्तरखान पर इफ्तार का सामान बिखरा देख रहा था। घर के मकीन घर से ज़रा ही दूर अपनी जैसी कटी लाशों के दरमियान पड़े थे और उन्हीं के दरमियान कहीं दबी पड़ी थी ज़ैनब। दीपा देख, तेरे लिए दूध का प्याला लाई हूँ हल्दी डाल के। थोड़ी ही देर में रूपा देवी उसके सर पर खड़ी थी। अब उसे बड़ी मेहनत से और बहुत तकलीफ बर्दाश्त करते हुए अच्छी खासी देर तक ये दूध ख़त्म करना था। शाम के साए गहरे हो चले थे। मौसम काफ़ी ठंडा था। सुबह के बाद बस बहुत जल्द शाम ही हो जाती। उनका दिन का वक्त बस थोड़ी देर के लिए अपनी शक्ल दिखाता था। इसमें अब चलने फिरने की सकत पैदा हो गई थी। अभी अभी तबीब उसका तफसीली मुआयना करके गए थे और बावर्ची खाने में सर झुकाए चुपचाप बैठी थी। बाहर बरामदे में महल्ले की चंद औरतें मिट्टी के प्याले हाथ में थामे गर्मा गर्म खबरों के साथ चाय की चुस्कियां ले रही थीं। देख ले, मुझे तो लगता है लड़की सदमे के मारे गूंगी हो गई है। भगवान जाने पगली भी हो गई हो। जहाँ बैठती है बैठी रहती है। ये आवाज़ किसी तीसरी औरत की थी और फिर आवाज़ें थीं। बाहर जो औरतें जो है ना वो गपशप कर रही थीं। दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक जारी थी। वो चुपचाप चारपाई पर लेटी छत को घूर रही थी, जैसे कानों में कोई आवाज़ जा ही न रही हो। साड़ी के पल्लू से हाथ पहुँचती रूपा दरवाजे की जानिब बढ़ी। कहाँ रह गई थी रे? पद्मावती की आवाज़ सुनकर उसने नापसंदीदगी से आंखें मेच लीं। ज़ैनब ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सुनती है? रेड क्रॉस वाले आए हुए हैं, घर घर तलाशी ले रहे हैं, इस पार भी और उस पार भी। किसी मुसलमान के घर में हिंदू या सिख और इधर किसी हिंदू या सिख के घर में कोई मुसलमान कैद मिला तो उसे ले जाएंगे। वहाँ पाकिस्तान। हाँ, पद्मावती ने पारों को इतला दी।
पारों को न जाने क्या हाल हुआ हो, अलबत्ता वो एक झटके से उठ बैठी। मैं तो कहती हूं रे, इसे पहले ही जमा करवा दे, ले जा इसे, ले जाकर। यानी वो अंदाज में राजदारी थी। पद्मावती राजदारी से कहती है, अरे क्यों? रूपा चमक कर बोली, मैं कह दूंगी, माँ हूं मैं इसकी और दीपा नाम है इसका। अगर उन्होंने कागज मांग लिया तब पद्मावती भी जरा पर उतरी हुई थी जैसे, तब मैं कह दूंगी कि इसके बाप के पास है कागज, बस तू जा, खामखा मुझे डराने आ गई है। रूपा ने जैसे उसे जबरदस्ती बाहर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। हम पाकिस्तान जाएंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे, इसके कानों में मुस्तकिल अब्बा जान की आवाज़ गूंजती रही। शाम तक उसके इर्द गिर्द क्या हुआ उसे कुछ खबर न थी। वो जैसे ही आखिरी रोज़े वाली शाम में दोबारा पहुंच गई थी, हाल से यकसर बेखबर। और फिर दस्तक हुई। रूपा ने थूक निगलते हुए दरवाज़ा खोला। कुछ लोग हाथों में गत्ते की फाइलें थामे अंदर चले आए। घर में कौन कौन है? मर्दाना भारी आवाज़ आंगन में गूंजी। बस मैं हूँ जी और मेरी बेटी है। मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। हम कहाँ है लड़की तुम्हारी? वही आवाज़ फिर गूंजी। अंदर पड़ी है जी, बीमार है जी, उसने लजाजत से जवाब दिया। हमें तुम्हारे महल्ले से इत्तला मिली है कि तुम्हारे घर में कोई मुसलमान लड़की है। लेजे में तफ्तीश का उनसर शामिल हो चला था। नहीं जी नहीं, इल्ज़ाम है जी। रूपा की आवाज़ में हल्का सा इरताश पैदा हुआ। दीपा नाम है जी, हमारे बोल भी नहीं सकती, गूंगी ही समझें। उसने सारे जहां की बेचारगी अपने लेजे में बोली। हाँ तो ठीक है, हमें मिलवाओ उससे, रेड क्रॉस वालों ने कहा। आवाज़ से जाहिर था कि रूपा की बात पर यकीन नहीं किया गया। चारपाई के किनारे पर पैर लटकाए बैठी वो बेचैन सी हो गई। हलक में आंसुओं का गोला सा अटक गया। जाने क्या होने वाला था। उंगलियों की गिरफ्त ओढ़नी पर मजबूत होती तो जाने इसे क्या ख्याल आया। वो तेजी से खड़ी हुई और दरवाजे के पीछे लटके हुए कपड़ों में से सब्ज ओढ़नी खींच कर निकाल ली। रूपा के पीछे पीछे कुछ लोग नीम अंधेरे कमरे में दाखिल हो रहे थे। ये है जी दीपा, माँ हूं मैं इसकी, बस ये बोल नहीं सकती, बदबख्त। इनमें से एक घुटनों के बल उसके करीब बैठा उसे गौर से देखता रहा। कैसी हो? दीपा नाम है तुम्हारा? वो वहां पे सहमी खड़ी रही। रूपा उसे गौर से देख रही थी। उसके जिस्म से लिपटी सब्ज ओढ़नी उसे अजीब वसवसों में मुब्तला कर रही थी। अपने बुढ़ापे का होलनाक तस्वुर उसका दिल दहलाए दे रहा था। वो लोग कुछ देर आपस में बातचीत करते रहे, गौर से चारपाई के किनारे बैठे बेबस वजूद को गाहे गाहे देखते और फिर बिलाखिर मुड़ गए। उनका रुख अब कमरे के दरवाजे की जानिब था। रूपा की तो जैसे सांसें बहाल हुई। चारपाई पर बैठी लड़की की सांसें रुकने लगी और दम निकलने लगा। मैं दीपा नहीं, ज़ैनब हूं। मध्यम सरगोशी जैसी आवाज ने सबके बढ़ते कदम रोक दिए। सब ने एकदम पलट कर पीछे देखा। मुझे पाकिस्तान जाना है। खुश्क आंखों और नम आवाज का कैसा दर्दनाक इम्तजाज था। रूपा साकित हो गई। ज़ैनब आगे बढ़ी और उससे लिपट गई। वो 7.5 साल की मासूम बच्ची थी। उसे मुकालमों में अपने जज्बात को बयान नहीं करना आता था। अब्बा जान ने कहा था हम पाकिस्तान जाएंगे। सिसकियों के दरमियान बस वो एक ही जुमला बोल रही थी, अब्बा जान ने कहा था हम पाकिस्तान जाएंगे। रूपा ने उसके गिर्द अपने बाजू लपेट लिए। तू वहां कहाँ जाएगी?
री तेरा तो कोई भी नहीं बचा, कैंपों में जिंदगी गुजारेगी। रूपा ने नीम आवाज के साथ आखिरी कोशिश की। मुझे पाकिस्तान जाना है, अब्बा जान ने कहा था कि हम सब पाकिस्तान जाएंगे। ज़ैनब के पास कहने को बस यही था और वो बच्ची कह चली जा रही थी। रेड क्रॉस के नुमाइंदे ने फाइल में उसका नाम लिख लिया। सफर के चांद ने देखा कि एक अज़्मो हिम्मत का पैकर है जो सर उठाए बुर्दबारी के साथ अपनी मंजिल की जानिब चला आ रहा है। मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, ये लोग मदीना समझ कर आए थे मक्का से कि हम मदीने जा रहे हैं। ये 7 साल की बच्ची का सच्चा किस्सा है। इनको वो ख्वाबों की सरजमीन लौटा दें सर, आपको याद रखा जाएगा, लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। आज मिलिट्री कोर्ट के फैसले से नफ़रत में इजाफा हुआ है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।